क्या होता कंप्लीट हो गया था ना, क्वेश्चन आंसर भी हो गया था सब, मतलब चैप्टर कंप्लीट है, समझ में भी आ गया। अभी आज हम लोग क्या करने के लिए, कुछ बोला था मैंने, जॉर्ज का अच्छा काम करवा रही थी, लेकिन मैम ने बोला वो भी डिलीट हो गया, इसलिए मैम ने थर्ड वाला लेसन किया ना। जॉर्ज पंचम मैंने बोला ना वो डिलीट हो गया है। जॉर्ज पंचम लास्ट वाला साना साना हाथ जोड़ी वो है, सिर्फ 2 चैप्टर। हाँ, सिर्फ 2 ही चैप्टर है आपका इसमें, पहले 3 था। अच्छा एक बार गया है। हाँ ये तो पहले से ही हटा हुआ था, जॉर्ज पंचम की नाम भी हो गया, सिर्फ 2 रह गया, ये भी नहीं है, मतलब 3 चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 बचा है, एक साना साना जोड़ी, माता का आंचल, ठीक है। इसके बाद मैंने शायद पत्र कराया क्या आपको? दोनों हुआ कि एक ही हुआ है? एक हुआ है, एक हुआ क्योंकि एग्जाम में मैंने बोला था फॉर्म में आएगा। हाँ तो औपचारिक पत्र हुआ, अनौपचारिक हुआ। आज हम लोग अनौपचारिक पत्र पहले कर लेंगे, उसके बाद यह दंतुलित मुस्कान है ना, ये तो है ना आपके क्वेश्चन में। हाँ देख लो एक बार, कैसे है ये। आज डेट क्या है? आज 16। स्कूल गई थी? हाँ है ना, क्योंकि कैंसिल आउट में ये नहीं। हाँ है, वो मुझे लगा ना लास्ट ईयर ये बीच में 2 साल से है नहीं है करके बहुत कंफ्यूजन हुआ, लेकिन है इस बार इन लोगों ने फुल पोर्शन दिया, सिर्फ एक तो इसमें से ये निकाला था। देव तो पहले से ही गया हुआ है, हट नहीं रही है, ये आ गया लास्ट ईयर नहीं था, आत्म तथ्य नहीं है, ये नहीं है, क्या अभी भी नहीं है, लेकिन मैम ने कैंसिल करने को नहीं बोला। देखना पड़ेगा मुझे, शायद छूना इस बार है ना, नहीं है। हमारी मैम ने बोला नहीं है। देखना पड़ेगा, वो करके रखा वो मेरा चलो आज करते हैं, फिर देखते हैं, मेरे पास लिखा हुआ अभी याद नहीं आ रहा कई कोर्स उसके चक्कर में। ठीक है, आज हम लोग करते हैं पत्र। औपचारिक हो चुका है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं बेटा? दोस्त को लिखने के लिए या फिर कोई हमारे फैमिली मेंबर्स। हाँ फैमिली मेंबर्स, दोस्त, रिलेटिव्स, है ना। हाँ अनौपचारिक पत्र, औपचारिक लिखा है, अनौपचारिक भी लिखेंगे। अनौपचारिक में क्या करना रहता है इसमें? औपचारिक में सब्जेक्ट लिखा जाता है, अनौपचारिक में लिखा जाता है कि नहीं? सब्जेक्ट मतलब विषय नहीं लिखा जाता ना। उसके बाद इसमें क्या रहता है, सबसे पहले अपना एड्रेस, आप कहाँ से लिख रहे हो, उसके बाद संबोधन, फिर अभिवादन। समझ में आ रहा संबोधन अभिवादन? संबोधन मतलब आप जिसके लिए लिख रहे हो, जैसे प्रिय मित्र या प्रिय भाई, है ना। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन में मतलब जैसे दोस्त को लिखते हैं क्या, नमस्कार। हाँ प्रिय मित्र तो वो संबोधन हो गया, अभिवादन में नमस्कार। या फिर छोटा भाई है तो खुश रहो, सदा खुश रहो, ऐसा करके होता है ना। और या फिर अगर आप अपने बड़ों को लिख रहे हो, जैसे पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को, तो पेरेंट्स के लिए क्या लिखा जाएगा, पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी। और रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो आदरणीय चाचा जी, आदरणीय मामा जी, जो भी है। आपको ये पता है इंग्लिश में आपका ये जो रिलेशन है इसको एक ही शब्द में सब बता दिया जाता है। अंकल लिख दिया, सारे रिश्ते आ गए। हिंदी में सारे रिश्ते अलग अलग हैं, मामा जी अलग हैं, चाचा जी अलग हैं,
बाकी मौसा जो भी रिलेटिव सबके अलग अलग है ना। सॉरी, तो हिंदी में उस तरह से आपको लिखना रहता है। ठीक है, अब आपका ये जो पूजनीय पिताजी पूजनीय माताजी ये पेरेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आदरणीय भी लिख सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा अलग लिखना सही रहता है, इफेक्टिव होता है, ऐसे में पत्र असरदार इफेक्टिव होता है ना। और जो आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं उनके लिए आदरणीय चाचा जी, है ना। फिर बड़ों को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया मित्र के लिए नमस्कार, छोटे भाई के लिए खुश रहो या शुभाशीष करके, तो बड़ों के लिए क्या लिखा जाएगा? खुश रहो नहीं, क्या लिखेंगे? बड़ों को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट तो अलग चीज है, रिस्पेक्ट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? मतलब जब आप उनसे मिलते हो, अपने से बड़ों से मिलते हो तो क्या करते हो? प्रणाम, प्रणाम बोलते हो ना। हाँ, तो वही कहना है कि आदरणीय चाचा जी सादर प्रणाम। ठीक है, ये आपका अभिवादन में आ गया। संबोधन मतलब आप किसके लिए लिख रहे हो वो लिखा जाएगा आदरणीय चाचा जी, अभिवादन में सादर प्रणाम या मामा जी जो भी लिख रहे हो उसके बाद ये सादर प्रणाम। और आपको पेरेंट्स को लिखना है तो पूजनीय पिताजी या पूजनीय माताजी सादर चरण स्पर्श। समझा? अगर इस तरह से लिखोगे, वैसे उनको भी सादर प्रणाम लिख सकते हो, पेरेंट्स को भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो ऐसा लिखना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक, और ये गलती से भी मत करना कि बड़ों को आशीर्वाद बोल दो या खुश रहो बोल दो, ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा कुछ बच्चे कर देते, इसलिए मैं अलग सा करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका ये सारा हो गया। सबसे पहले आपका एड्रेस है ना, आपका एड्रेस मतलब आपका नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पर क्या डालेंगे? परीक्षा भवन, टेस्ट केंद्र, फिर डेट, है ना। उसके बाद किसके लिए लिख रहे हो? संबोधन, पेरेंट्स को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो, या फिर फैमिली मेंबर। आपके ये जो चाचा जी हैं यहाँ, ये रिलेटिव नहीं होते, इनको फैमिली मेंबर बोला जाता है। ये मामा जी जो है उनको भी फैमिली मेंबर भी मान सकते हैं या उनको रिलेटिव बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आपके ये जो पापा के ब्रदर होते हैं ना, इनको फैमिली मेंबर बोला जाता है। ठीक है, वो रिलेटिव में नहीं आते हैं। रिलेटिव में आपके जैसे आपको रिलेशन पता है हिंदी में, फूफा जी, मौसा जी, ये जानते हो कि सबको अंकल से ही जानते हो? अंकल से ही जानते हो। थोड़ा सा हिंदी में जानने की कोशिश करो। जो आपके मौसा जी होते हैं, तब आप लोग, ये भी बेटा अलग अलग होता है, हर उसमें अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अपने मुस्लिम भाई लोग होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? खाला बोलते हैं ना शायद, मौसी को शायद ना, हाँ मुझे भी इतना कंफर्म नहीं है, फूफी बोलते हैं बुआ को, है ना। तो इस तरह से सबके अपने अपने अलग होते हैं, तो जिस नाम से आप चाहते हो उस नाम से लिखना रहता है, लेकिन हिंदी में वही रहता है। हिंदी में अंकल से काम नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा अगर कुछ आता है, वैसे तो पत्र में आएगा तो वैसा नाम लिख कर ही आएगा, तो आपको वही डालना रहेगा, उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन रिलेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप लिख रहे हो कुछ और लिखने लगेंगे कुछ। ठीक, तो सबसे पहले वो आपका परीक्षा भवन, टेस्ट केंद्र, डेट, उसके बाद आपका संबोधन, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो। संबोधन मतलब जिसके लिए पत्र, अभिवादन मतलब प्रणाम, खुश रहो, जो भी बोल रहा है। उसके बाद से जस्ट मैं लिखाऊंगी, मैं सिर्फ ऐसा एक बार समझा रही हूँ। इसके बाद आप अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, मुझे वहां के बारे में पता चला। एक तो ये ऐसे लिखा जाता है, और एक होता है कि बहुत हम सब, आप लोग कैसे हैं, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग भी कुशल पूर्वक से होंगे। काफी दिन से आपका पत्र नहीं आया है, आपका पत्र आया था, पढ़कर समाचार मालूम हुआ, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, और फिर सारी कहानी अपनी लिखने के बाद इनफॉर्मल लेटर में तो क्या होता है, हम अपनी कहानियां लिखते हैं, हमें क्या करना है। अभी आपका जैसे मित्र को पत्र लिख रहे हो और उसमें लिखा गया है कि आप कहीं पर्वतीय यात्रा पर गए थे, आपने किसी की मदद की, या फिर आप वहां गए तो आपने कुछ देखा, बाल श्रम देखा, तो उससे आपको क्या महसूस हुआ वो लिखना है। तो आप
ये सारी चीजें तो आप अपनी बताओगे ना कि मैं वहां गया तो मैंने बच्चों को काम करते देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना सरकार के नियम बनाने के बाद भी लोग बाल श्रम करा रहे हैं आजकल, इन पर कड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा कठोर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसा करके वो आप लिखोगे तो अपनी बातें ही लिखोगे ना। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र में हम लोग अपनी बातें लिख सकते हैं। लास्ट में जैसा पत्र होता है उस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने भाई या बहन को पत्र लिखा है तो लास्ट में लिखोगे। यदि आपने क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अपने छोटे भाई बहन को पत्र के माध्यम से उनको समय की पाबंदी के बारे में बताइए, या पढ़ाई के विषय में बताइए, या उनका मित्र नहीं बना है उसके विषय में बताइए, ऐसा वो जो क्वेश्चन रहेगा तो वो सारा आप बताने के बाद लास्ट में डालोगे। इसका मतलब क्या है कि आपका भाई बहन कहीं पढ़ने गए हैं, आप घर से उनको पत्र लिख रहे हो, तो आपके साथ आपके पेरेंट्स भी है ना, तो आप वहां पर लिखेंगे कि माता पिताजी भी तुमको बहुत याद करते हैं, ऐसा ऐसा करके, और फिर पूरा बताओगे। लास्ट में बड़ा भाई बहन अगर लिखा गया है कि अपने बड़े भाई को पत्र लिखो, तो आपकी छोटी बहन ऐसा डालोगे ना। और यदि कहा गया अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, मतलब इस तरह से आपको वहां पर लिखना रहेगा। आप तुम्हारी बहन, या जैसा कभी कभी पत्र में आता है कि लड़के के नाम से आता है कि उनके नाम से पत्र लिखो, वैसे तो दोनों करके दिया जाता है, ऑब्लिक करके, कि लड़के का नाम भी दिया रहेगा लड़की का भी, तो आप लड़की के साइड से भी लिख सकते हो, मतलब लड़कियां जो है वो लड़की की तरफ से लिखेंगी और लड़के के साइड से वो नाम डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी पत्र आता है, उसमें नाम दिया रहेगा कि किसकी तरफ से आपको ये पत्र किसके लिए लिखना है। ठीक है, चलो तो एक पत्र लिखकर पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद समझ में आएगा पत्र का। और बाकी चीज तो मैंने बताया होगा पहले वाले में कि आपको पत्र की स्टार्टिंग न्यू पेज से करनी है। पहले वाला एक क्वेश्चन का अगर 2 लाइन में आंसर आया तो ऐसा नहीं उसी के नीचे कंटिन्यू करो पत्र, नहीं, नए पेज से शुरू करो। ज्यादा चीज आपका फर्स्ट पेज में आना चाहिए। ठीक है, लास्ट की 1-2 लाइन या ऐसा वो जाएगा, लास्ट का चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग आपकी न्यू पेज से होनी चाहिए। पत्र के लिए विशेष ध्यान रखना है। इसमें से ये वाला मैं एक करा दे रही हूँ, इस बाकी एक आपको होमवर्क में दिया जाएगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन है आपके बुक में भी, ये वाला क्वेश्चन होगा ना, कालिदास मार्ग, पेज नंबर 32 पर है क्या? हाँ, है ना? हाँ, कालिदास मार्ग उज्जैन में रहने वाली, अब यहाँ पर आपका एड्रेस भी आ गया है ना? कालिदास मार्ग उज्जैन ये एड्रेस है, में रहने वाली तन्वी की ओर से, तन्वी मतलब लड़की का नाम है, तन्वी की ओर से छात्रावास में रहने वाले भाई को नियमित व्यायाम का महत्व बताते हुए पत्र लिखिए। छात्रावास यानी कि हॉस्टल, यस, है ना? या ये सब याद रखना बेटा, मुझे
ये अभी आपका छात्रावास हो गया, मतलब हॉस्टल हो गया, आपका हो गया। मान लो क्वेश्चन में आता है कि आप अपने मित्र को ग्रीष्मावकाश में आप अपने मित्र को बुलाइए कि हम लोग पर्वतीय यात्रा पर चलेंगे, मतलब ये करके बुलाइए हम लोग पर्वतीय यात्रा। ग्रीष्मावकाश मतलब ग्रीष्मावकाश में हम लोग पर्वतीय यात्रा पर चलेंगे, उसके लिए अपने मित्र को आमंत्रित कीजिए। ग्रीष्मावकाश का मतलब हाँ टूर पर जाना हो, तो पर्वतीय यात्रा बोल दिया तो यात्रा मतलब तो टूर हो गया। बताओ ग्रीष्मावकाश का मतलब बताओ। गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्म प्लस अवकाश, अवकाश मतलब छुट्टी, ग्रीष्म मतलब गर्मी, समर वेकेशन। समर वेकेशन में हम लोग घूमने चलेंगे, इसके लिए आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, है ना। तो ग्रीष्मावकाश में हम लोग पर्वतीय यात्रा पर चलेंगे, उसके लिए आप अपने मित्र को पत्र द्वारा आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित मतलब इनवाइट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इसमें पत्र में क्या होता है कि बच्चों को पत्र लिखना उनको आता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हिंदी में आ जाते हैं कि उनको उसका मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। मैंने आपको शायद क्लास में आपको भी बताया होगा कि आया था इसका अपना क्या होता है विज्ञापन, बताया था ना? नहीं, विज्ञापन का क्या महत्व है अभी के समय में, आधुनिक समय में विज्ञापन का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो बच्चे को समझ नहीं आया, बच्चे को बहुत अच्छा लिखना आता था, लेकिन उसने विज्ञापन को क्या समझा, विज्ञान, विज्ञान का क्या महत्व है, उसने विज्ञान पर बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अभी क्या उसको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो है वो उसका मीनिंग समझना सबसे जरूरी चीज है। ठीक, चलो लिखो इसको। क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूं मैं, है ना, सीधा आंसर। तो कालिदास मार्ग, तो कालिदास मार्ग, कॉमा है बेटा, तो कालिदास उज्जैन, कालिदास मार्ग उज्जैन। इसके बाद आपका क्या आएगा, डेट। डेट आता है ना, डेट क्या डालते हैं, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो वही डेट पड़ता है, चाहे वो जब भी आप पत्र आज लिख रहे हो आज की डेट, एग्जाम जब दे रहे हो तब की डेट, बोर्ड एग्जाम दोगे उस दिन की डेट, जिस दिन आप जो पत्र लिख रहे हो वो डेट पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आज क्या है आपका 16 जुलाई। और डेट में बेटा इस तरह से डालोगे, जैसे इंग्लिश में आप डालते हो ना 16 अप्रैल APRIL करके, इंग्लिश में डालते हो, डिजिट में नहीं डालते ना, 16/7/2022 ऐसा लिखते हो, अप्रैल डालते हो बीच में ना। तो उसी तरह से हिंदी में भी आपको लिखना है, इसीलिए मैं ये ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा हिंदी में लिखती हूँ कि आप लोग भी ध्यान में रखो। 16 जुलाई 2022। इसके बाद है किसको पत्र लिखना है, छोटे भाई को लिखना है ना, रहने वाले तन्वी की ओर से छात्रावास में रहने वाले भाई को नियमित। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रिय अनुज, प्रिय अनुज। अनुज मतलब क्या होता है बेटा, नो, अच्छा ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, नाम ये नहीं बताया गया कि बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, वैसे ये छोटे भाई को पत्र लिख रही है, तन्वी की तरफ से छोटे भाई को पत्र लिखा जा रहा है, तो उसका नाम अनुज हो सकता है, या फिर छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। प्रिय अनुज, खुश रहो या स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, है ना, छोटे भाई को लिख सकते हैं ना स्नेह, या फिर खुश रहो ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जो मर्जी होगी वो चीज लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, स्नेह या खुश रहो, इसके बाद
अभी आगे का लिखेंगे कॉमा। आशा है तुम स्वस्थ होगे, यहीं से इसके नीचे से आशा है तुम स्वस्थ, आशा है तुम स्वस्थ होगे। यहाँ से छात्रावास जाते समय, यहाँ से छात्रावास जाते समय, यहाँ से छात्रावास जाते समय तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तुम्हारा स्वास्थ्य और फिर से अब कैसे हो। बेटा यहाँ पर अनुज का मतलब किससे है पता है? छोटे भाई से। छोटे भाई से, उसका नाम से नहीं है, उसके छोटे भाई की वजह से वो अनुज। बारिश बहुत हो रही थी ना, ऑटो नहीं गई थी फिर, अगर उसके अचानक से है टाइम पर भी बारिश हो गई ना। मार्क्स पता चले कि नहीं अभी? नहीं पता चले, नाम नहीं पूछने वाले, अलाउ नहीं कर, पीटीएम को ही डायरेक्ट करेगा। अच्छा ऐसा होता है। पीटीएम को कर सकते, पीटीएम अभी भी डेट बोला नहीं है। पहले तो पता नहीं। और आपने ठीक बोला था, अगले इस तरफ क्या बोल रहे हैं, कोर्स भी शुरू हुआ है 9th में। कोर्स भी शुरू और नहीं है। वो बच्चा आता है ना एक वहाँ का रेड क्लिप का, इसके पहले तो हिंदी ये था। रेड क्लिप का एक बच्चा 9th में आता है, उसने बोला कि मैंने कहा वहाँ तो हिंदी ये चलता, बोला नहीं था हिंदी की शुरुआत, क्योंकि वो अकेला एक स्कूल था जो हिंदी है, इसलिए एक उसका था और एक केंद्रीय विद्यालय है ना उसका, वही स्कूलों का, बाकी सब हिंदी पीरियड है। केंद्रीय विद्यालय में भी हिंदी ये चलता है। कैसे पता चला? हाँ मेरे दोस्त ने बताया, पर मैम भी बोल रही थी। ऊपर का तो हो ही गया ना।
हिंदी थोड़ा उससे हिंदी ए हिंदी बी से थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा 19-20 है हल्का सा। तो बाकी लोगों को लगा होगा कुछ हिंदी ए का पोर्शन कुछ ज्यादा ही हिंदी है बी से। लेकिन हिंदी भी समझ में नहीं आता है, पूरा हाईस्कूल में हिंदी लिखता वो पार्ट वगैरह पूरा टाइम लगता है समझने में, लाइक वो सिंपल हिंदी में नहीं लिखता है। हाँ वही है, बच्चे को कौन सा किसको समझ में आ जाए वो थोड़ा सा होता है। कहाँ कहाँ का अभी 10th का देखा है आपने कहीं का? हाँ मैंने देखा है। कहाँ का? लाइक 10th मैंने हमारे पुराने स्कूल में एक्चुअली कोर्स नहीं था, हमें 10th के भी बुक्स लेने बोले थे, 10th के भी चैप्टर्स करवाए जाते थे, तो मुझे कुछ लेसन पता है। तो उसमें क्या नहीं लगता अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, किसी को समझाना होगा, वो लाइक सरल हिंदी में नहीं है, तो ये भी पढ़ के समझ में आता है। वो भी तो ऐसे ही है, मतलब कुछ वर्ड्स इसके चैप्टर्स जो है वो समझ में आते हैं, इसके चैप्टर्स थोड़ा अलग है, इसमें ज्यादा हिंदी शब्द यूज हुए हैं। हाँ वो समझने में इजी है, उसमें अच्छे मॉडल्स होते हैं, मुझे याद है। हाँ समझने में इससे इसमें बहुत ज्यादा हिंदी हिंदी, उसमें भी है हिंदी, ऐसा नहीं है। इसमें बोल सकते हैं ना डिफिकल्ट वाले वर्ड्स है कुछ चैप्टर में, सब में नहीं, उसमें भी कुछ चैप्टर्स में है डिफिकल्ट वर्ड्स। तो हिंदी तो मतलब समझ में आनी ही चाहिए फिलहाल, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा 19-20 का ग्रामर जो है, ग्रामर में भी थोड़ा सा अंतर है, कुछ टॉपिक्स तो सेम है, कुछ में थोड़ा सा है। ठीक है तो तुम्हारे लिए तो अच्छा था, अच्छा हो गया मतलब ये, है ना? चलिए यहाँ याद रखना पड़ता है बहुत सारी चीजें। क्या हिंदी में बहुत कुछ याद रखना होता है, उसमें लाइक अगर मॉडल याद है तो लिखने में इजी होता है। इसमें लाइक बाल गोविंद भगत कैसे दिखते थे उनमें लाइक नहीं वो तो उसमें भी है, वो तो उसमें भी है करके, उसमें एक संचयन जैसे इसमें कृतिका है ऐसे उसमें संचयन है। हमारा संचयन में स्टार्ट नहीं होता था, हमने मीरा के पद कबीर के रोके किए थे तब। वो है थोड़ा सा, चलो अच्छा है, आपको इजी जो लग रहा था वही आपको पढ़ने को मिला, ये अच्छा है, पढ़ाई भी ठीक से कर सकते। ये आपका यहाँ तक आएगा एक पैराग्राफ में, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करते हैं तो थोड़ा सा 1 इंच छोड़कर, है ना, फिर लिखना शुरू करते हैं, लाइन नहीं छोड़ते, सिर्फ पैराग्राफ चेंज करने के टाइम 1 इंच का स्पेस छोड़ते हैं और फिर लिखना शुरू करते हैं। पिछले साल को याद करो, पिछले नीचे वाला हो गया क्या बेटा ये पूरा? पिछले साल को परीक्षाओं
बताते हैं। जब खाना ज्यादा हो जाता है या ढंग से नहीं खाया जाता, कुछ भी खाते हैं लोग ना, तो जब डाइजेस्ट नहीं होता है ना, उसी को अपच बोलते हैं। साइड में लिखना है तो लिख लो, अपच किसे बोलते हैं। खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा उसको अपच बोला जाता है। उसको कभी कभी लोग बोलते हैं क्या, एक और भी थोड़ा डिफिकल्ट वाली हिंदी कब्जियत बोलते हैं, वो नहीं समझ में आएगा, अपच आपको समझ में आएगा, समझने के लिए लिख लो कुछ। इसके बाद इतना होने के बाद लास्ट में लिखेंगे तुम्हारी बहन। हाँ, आपने ऐसा दिया ना, इसलिए स्ट्रा थोड़ा थोड़ा, वैसे तो स्ट्रा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रा जैसा लग रहा है। स्ट्रा समझ रहे हो ना, ये वाला जो होता है ऐसा वाला, ऐसा लग रहा है नहीं वैसा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करके लग रहा है। इसका त्रा आपका सिंपल सा ऐसा बनेगा। हाँ ऐसा। लास्ट में लेफ्ट साइड में यहाँ आकर लाइन छोड़कर, इसके लिए क्या करेंगे, लाइन छोड़ेंगे। इतना ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर तुम्हारी बहन तन। समझ में आ गया? एक होमवर्क के लिए टिक लगा लो बेटा। होमवर्क में आपको क्या करना है, इसके पहले वाला जो है ना, बनाव श्रृंगार में अधिक समय नष्ट ना करने वाला, वो वाला लिख लो। हाँ, उसके जस्ट ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, बनाव श्रृंगार में अधिक समय नष्ट न करने की सलाह देते हुए बड़ी बहन की ओर से छोटी बहन, या फिर इसको पढ़ लेना, सेम हो जाएगा ना, वो भाई का है ये बहन का है, ठीक है। तो आप ये वाला कर लेना। हाँ रीडिंग यहाँ एक सेकंड में बताती हूँ। आपके चाचा, ये वाला 13 वाला, आपके चाचा लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, मतदाताओं की अपेक्षाओं में खड़े उतरने की कामना करते हुए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आदरणीय चाचा जी सादर प्रणाम, है ना, ऐसा रहेगा आपका। ओके, अगर कुछ आप हाँ, आपका सिर्फ आपका लिखा है तो आपका आपकी भतीजी करना रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपका लिखा है तो आपका नहीं, यहाँ पर आपकी भतीजी। भतीजी कैसे लिखा जाएगा, जामे बड़ी की मात्रा, भतीजी सिंपल सा, आपकी भतीजी, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद हम लोग करेंगे आज ये दंतुरित मुस्कान चैप्टर इसका पद्य का। ये हुआ है कि नहीं अभी स्कूल में? नहीं हुआ है। ये बड़ा वाला लेसन हो रहा है, बड़ा वाला ये फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, वो जॉर्ज मतलब किताब तो पढ़ा के कोई मतलब नहीं रहा, पूरा हो गया था? पूरा नहीं, सिर्फ आधा हुआ था। उसके बाद मैं आपको याद आया कि ये गया हुआ है। चलो कोई बात नहीं है। तो अभी वो दो ही है, एक हो ही चुका है, एक बचा है। ये इतना हो जाने के बाद हम लोग वही कर लेंगे, लेंदी है जो चैप्टर ना वो कर लेंगे। फिर आपका ज्यादा नहीं बच रहा है ना, इसमें कितने बचेंगे? 8 टाइम नहीं, ये हो चुका है। तो मुस्कान और पसंद करने वाले हैं, मुझे लगा सारा अच्छा। मैं देखती हूँ मेरे पास के जो एक बार आपका हो गया। अगर ये हो इतना ही रहेगा तो ये तो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग को क्या करना रहेगा, नॉर्मल खाने में इबादत संस्कृति को नहीं कहानी भी है, और ये अपना नॉर्मल खाना, ये दो चैप्टर है शायद। और उसके बाद उसका लिंक है और अपना विज्ञापन हो गया है ना। अभी हम लोग को करना रहेगा,
और अलंकार। चलो ये करने के बाद हम लोग करेंगे। चलो भी तो है, मुझे लगा। चलिए, यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का मतलब, दंतुरित का मतलब क्या होता है पता है आपको? दांत मतलब, दांत मतलब होते हैं ना, टीथ होते हैं। तो जब छोटा बच्चा होता है ना तो लोग बोलते हैं अरे इसके छोटे छोटे दांत हैं तो उसी को दंतुरित बोलते हैं। जब छोटे बच्चों के जब दांत निकलते रहते हैं ना, तो जब वो हंसता है तो उसको बोलते हैं दंतुरित मुस्कान। मतलब इसके छोटे छोटे दांत में जो हंसी दिख रहे हैं उसको दंतुरित मुस्कान बोला जाता है। तो इस पाठ के कवि हैं नागार्जुन। इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में आएंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता, जो कि कोलकाता भी है, गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। दीक्षित होना मतलब जानते हो बेटा? दीक्षा लेना। दीक्षा मतलब ज्ञान लेना, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। प्रवास मतलब दूसरे जगह, प्रवास मतलब किसी जगह की यात्रा पर जब जाते हैं ना, लोग बोलते हैं प्रवास पर जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए, अपने देश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी। घुमक्कड़ी मतलब घूमने वाले, अक्खड़ मतलब जो अकड़ू टाइप होते हैं, अकड़ मतलब जो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। तो अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। संपूर्ण मतलब पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया, मतलब 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। नागार्जुन के प्रमुख काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगी पद्मों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। मिलिट्री मतलब मिलिट्री होते ना, मिलिट्री को यहाँ पर मिलिट्री बोला गया, हाँ, का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन किया। मतलब ये कविताएं तो लिखते ही थे, साथ में उपन्यास भी लिखा करते थे और अन्य गद्य लेखन भी ये करते थे। गद्य मतलब कहानियां लिखा करते थे। गद्य और काव्य पता है? गद्य मतलब जो स्टोरी उपन्यास ये सब होती है, और काव्य मतलब कविताएं तो ये सब होते हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। मतलब जितने भी पुराने ये थे लेखक या कवि लोग थे, वो अपने देश के लिए, यानी फ्रीडम फाइटर्स थे पहले के, अपने देश को आजाद कराने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने अपना सहयोग दिया था। तो वही यहाँ पर है कि राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। इन्होंने बांग्ला और संस्कृत में भी किया है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। मतलब उसके लिए बहुत एक्टिव रहे, सजग रहे, बहुत ही उस चीज में एक्टिव थे। वे व्यंग में माहिर थे। व्यंग मतलब सार्केज्म में वो माहिर थे, मतलब किसी पर व्यंग बहुत ज्यादा किया करते थे, इसलिए उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। यहाँ पर है गांव की चौपालों, मतलब जहाँ पर गांव में 8-10 लोग एक साथ बैठ जाते थे उसको चौपाल बोला जाता था। इकट्ठा होकर जहाँ बैठते थे वो चौपाल बोला जाता था। तो वहां पर और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय, मतलब हर जगह लोग मिलके
कविताओं को पसंद करते थे। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि थे। जन मतलब लोगों के लिए कवि थे, मतलब लोगों के बारे में वो कविताएं करते थे। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी, मतलब उन्होंने काव्य रचना में की, छंदों में भी काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देख लो। वैसे तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि लेखक बताते हैं कि वो एक बच्चा होता है, बच्चा जब हंसता है तो किसी का भी बच्चा हो, आप रोड पे जा रहे हो और छोटे बच्चों की आदत होती है ना, किसी को देखते हैं तो हंस देते हैं। कुछ बच्चे तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है, देखते हैं भले ही आपसे पहचानते हैं लेकिन हंस देते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहचानते नहीं, हंसते नहीं, सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं। होता है ना ऐसा कि सिर्फ कंटिन्यूअस देखेंगे आपको, ना हंसेंगे ना रोएंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं देखकर हंस देते हैं, कुछ होते हैं देखकर रोने लगते हैं, तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लेखक ने वही बताया है कि किस तरह से छोटा बच्चा जो है वो पहले एक टक देख रहा था, जब माँ ने कुछ ऐसा इशारा किया, बताया, तो बच्चा उनको देखकर हंसने लगता है। यहाँ पर पहले देखो, यह दंतरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। मतलब उस बच्चे के हंसने से कवि के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको उन्होंने कई माध्यम से बताया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। बच्चे जब हंसते हैं ना, घर में छोटा बेबी है, कोई जान पहचान में कोई है ना, आपको बहुत गुस्सा आई रहती होगी अगर, और बच्चों को देखो गुस्सा गायब हो जाती है, होता है ऐसा। और बच्चे वो भी कब, जब बच्चे हंस देते हैं ना, तो कितना भी इंसान गुस्साया हुआ रहेगा, कितना भी थका हुआ, कितना भी टायर्ड है, वो बाहर से आया है, हिम्मत नहीं है कि कुछ करूं, मतलब घर में जाकर कुछ करना है, लेकिन बच्चा सामने आता है और मुस्कुरा देता है तो इंसान उसको उठा लेता है, उसको लेकर प्यार करने, मतलब खिलाने, ऐसा करने लगता है। तो वही यहाँ पर है कि इस संतुलित मुस्कान की मोहब्बत तब और बढ़ती है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस संतुलित मुस्कान की मोहब्बत तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। मतलब जब बच्चे क्या करते हैं, ये देखने लगते हैं ना, कभी आपने ऐसा फील किया है, जब बच्चे देखने लगते हैं तो और उसको देखने का मन होता है और उसको हंसाने का मन होता है, प्यार करने का मन होता है जब वो देखने लगते हैं। ऐसे अनदेखा किया चले गए तो मन, लेकिन अगर वो आपको एक ऐसा एक तक देख रहे हैं तो फिर लगता है ना बच्चे से बात करो, उसको ऐसा करो। तो वही कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि मोहब्बत तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है, मतलब वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। फसल। अब इसके बाद इसी के आगे दूसरा चैप्टर, एक और भी छोटा सा चैप्टर है फसल, है ना। ये तो आपका दंतरित मुस्कान हो गया, वो भी छोटा सा है। जैसे इसके पहले दो चैप्टर थे ना आगे पीछे, कौन कौन से थे? छाया मत छोड़, नहीं छाया नहीं तो नहीं है, अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही, दो छोटे छोटे चैप्टर्स थे ना। तो उसी तरह से ये दंतरित मुस्कान और फसल भी छोटे छोटे। फसल का देखो, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती। फसल मतलब जान रहे हो ना, जो खेत में फसल उगते हैं, ग्रेन्स, जो पौधे जो होते हैं ग्रेन्स के, वो फसल होते हैं। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, आप बताओ। साइंस में भी आपने ये पढ़ा है। फसल को उगाने में किन किन तत्वों का योगदान, मतलब क्या क्या जरूरत होती है, किन किन। इरिगेशन के लिए पानी देना, पानी, सीड्स, सॉइल, सनलाइट, पानी। तो सब उसी में आएंगे ना बेटा, कॉमन है फिर भी सब उसी में आएंगे ना। अगर आपने सीड डाल दिया, पानी डाल दिया, सनलाइट नहीं आई तो कुछ नहीं होगा। सीड डाल दिया, पानी नहीं दिया, सनलाइट आ रही तो 2 दिन में बराबर निकलेगा ही नहीं, पौधा ही नहीं निकलेगा। तो ये सारा चीजों का योगदान, ये सभी का योगदान होता है। ठीक है, कॉमन है, सब है मानती हूँ, लेकिन वो आपको यहाँ पर वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी, बताई गई है।
परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। इसके प्रकृति और मनुष्य दोनों की जरूरत होती है। प्रकृति के बिना फसल नहीं उग सकती और मनुष्य के बिना भी फसल नहीं उग सकती, दोनों की जरूरत होती है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। ठीक है, इस कविता में वो सारा बताया जाएगा कि किन किन चीजों की जरूरत होती है फसल के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दंतुरित मुस्कान में आते हैं। कवि जो है वो बच्चे से क्या कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब जो निराश दुखी होकर बैठे रहेंगे, ये तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान यानी जो छोटे छोटे दांत दिखने वाली जो हंसी है, ये उन लोगों को भी उनमें भी जान डाल देगी। मतलब जो उदास और दुखी बैठे हुए, यहाँ पर मृतक का मतलब मर जाने का नहीं है कि मर गया उसमें जान चली आएगी। यहाँ पर मृतक का मतलब कि जो दुखी है, जो मतलब कठिन परिश्रम करके थकान में बैठा है या इस तरह का जो इंसान बैठा हुआ है, उसमें भी वो जान डाल देगी, वो भी हंसने लगेगी, उनके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गाल, धूल धूसर, धूल धूसर मतलब डस्ट, डस्ट, धूसर मतलब डस्ट में लिपटे हुए, तुम्हारे गाल मतलब शरीर, ये जो तुम्हारे धूल में लिपटे हुए शरीर हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल गए रहे जलजात। जलजात मतलब कमल के फूल। यहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है कवि ने क्या कहा है, ये जो तुम्हारे शरीर पर धूल लगे हुए, जो धूल से लिपटी हुई तुम्हारी ये शरीर है, उससे ऐसा लगता है जैसे मेरी झोपड़ी में कमल के फूल निकल आए हैं। मतलब वो कमल कहाँ, कीचड़ में ही उगता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के फूल मेरी झोपड़ी में निकल आए हैं। ठीक है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, मतलब वो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे कौन, कमल के फूल। परस पाकर तुम्हारा ये प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे क्या, परस पाकर, परस मतलब तुम्हारे छूने से, परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा, मतलब जो पाषाण, जो पत्थर के समान शरीर होगा, वो भी तुमको छू लेने से क्या हो गया होगा, जल बन गया होगा, पानी यानी पिघल गया होगा, वो पाषाण भी पिघल गया होगा। ठीक है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारे छू लेने से, बांस हो या बबूल, बांस और बबूल आप क्या जानते हो, पैंगो और बबूल मतलब जिसमें बबूल कांटा होता है ना, कांटे कांटे उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ भी आसपास तो नहीं देखा है, थोड़ा जंगल का एरिया जो होता है वहां पर वो होते हैं। अभी आप लोकल ट्रेन से अगर कहीं जा रहे हो ना, तो साइड होते हैं, उसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं, उस कांटे के नाम से ही वो जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे वो बांस हो चाहे बबूल हो, तुम्हारे ये कैसे लगने लगते हैं, जैसे शेफालिका के फूल, मतलब वो उसके फूल की तरह हो जाते हैं। तुम्हारे हंसने से छू गया तुमसे कि झरने लगे, जब तुमसे वो छू जाते हैं तो चाहे बांस हो चाहे बबूल, उसमें ऐसा लगता है जैसे वो फूल शेफालिका के फूल निकल आए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी क्या कहते हैं, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्वेश्चन मार्क है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब तुम मुझे अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए। मैंने क्या बोला था कि बच्चे जो है वो ऐसा एक तक देखते हैं, कभी अगर अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा तो अब से ध्यान देना। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा देखते हैं कि मतलब वो अपनी आंखें बंद भी नहीं करते, पलक भी नहीं बंद करते, ऐसा देखते ही रहते हैं थोड़ी देर। तो वही उन्होंने कहा कवि ने कि देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब बिना पलक झपकाए एक टक, उसको दो शब्द उसके लिए है, एक तो एक टक यानी कंटिन्यूअस, और एक है बिना पलक झपकाए। अनिमेष का दो मीनिंग होता है। अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, अभी कवि क्या कह रहे हैं कि तुम अब थक गए होगे, तुम एक तक मुझे देख रहे हो, अब तुम थक गए होगे,
मैं अपनी आंख फेर लेना मतलब घुमा लेना, मैं अपनी नजर अपनी आंखें अब घुमा लेता हूँ क्योंकि तुम एकटक देखकर मुझे थक गए होगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कभी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर एक बार में परिचित नहीं हुए। अब बच्चों को क्या, अभी छोटा बच्चा होता है तो बोलते हैं ना ये तुम्हारी दीदी है, ये तुम्हारा ये भाई है, जो भी है रिलेशन बताते हैं तभी बच्चा वो पहचानता है ना। उसके पहले तो वैसे ही अजनबी जैसा देखेगा। तो कवि ने वही कहा है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है माध्यम बनी, किस चीज का माध्यम बनी, एक दूसरे का परिचय कराने का माध्यम बनी। मतलब तुम्हारी माँ ने ही तुमको मुझसे परिचय करा, तुम्हारा मेरा परिचय कराया, परिचित कराया। तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कभी क्या कहते हैं कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों? क्योंकि तुम उनके पास में हमेशा इस तरह से हंसते रहते हो। चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, मतलब मैं तो चिर प्रवासी, मैं तो थोड़ी देर का यात्री हूँ, मैं आया और चला गया, लेकिन तुम अपनी माँ के साथ हमेशा रहते हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मन पर। मतलब इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब संपर्क मतलब मेल जो मिलाप है ना, कि इस अतिथि मतलब जो गेस्ट होता है, मेहमान होता है, तो कभी अपने लिए बोल रहा है कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब तुम्हारा मेरे से कैसा संपर्क रहा, किस तुम्हें कैसा लगा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क मतलब होता है बेटा वो आपको पता है 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनता है। भगवान का भोग होता है ना, उसमें पूजा होती है, आपको पता है कि नहीं? पूजा होती है बेटा, तो उसमें कोई भी पूजा होती है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में मतलब अलग अलग अपना सबका धर्म होता है, सबका पूजा करने का तरीका होता है, अलग होता है उस तरह से। तो उसमें होता है पंचामृत बनता है, उसमें क्या पड़ता है, घी, दूध, दही, शहद, जल, ये सारी चीजें मिलाकर वो गंगा जल उसको बोलते हैं। तो वही यहाँ पर है मधुपर्क, मधु मतलब शहद होता है, तो वो सब मिलाकर जब बन जाता है, पांचों मिला दिया जाता है तो उसको मधुपर्क बोलते हैं। तो वही उन्होंने कहा इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब तिरछा देखना। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं ना, जब किसी से नहीं होता तो ऐसा मुड़कर ऐसा तिरछा करके देखते हैं। तो वही कवि ने कहा देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी तुम्हारी आंखें एक हो जाती हैं तो इतना ध्यान नहीं देते, वैसे तुम तिरछा करके मुझे देखते हो। तब तुम्हारी दंतुलित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही शर्मनाक, और जब तुम मुझे इस तरह से देखते हो, तिरछे होकर देखते हो, तो तुम्हारी ये दंतुलित मुस्कान जो है वो मुझे बहुत ही, छविमान मतलब बहुत ही सुंदर लगती है। छवि मतलब सुंदर होता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगती है। एक मिनट आपकी बुक वाली भाषा भी मैं बता दूं जो आपकी बुक में है। हो गया पहले वाले का, देखो ये है ना, तुम्हारी याद मुस्कान तक में भी डाल देगी जान, पांच था की बबूल, यहाँ तक का है। तब दांत निकालते नन्हे शिशु पर मुंह धोकर कहता है, ओ नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दों में भी जान डाल सकती है। अगर कोई उदास निराश बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल उठे। आशय यह है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देखकर मन कमल के समान खिल उठता है। ठीक है, फिर है ओ शिशु, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही ये चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई हो। आशय यह है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति होती है। गुस्सा रहता तो भी वो उसका क्रोध शांत हो जाता है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का कांटेदार वृक्ष,
शेफालिका के फूल बरसाने लगता है। आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव सरस हो गया। सरस मतलब एकदम मतलब नरम हो, सरस मतलब नरम एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। कितना भी गुस्सा में हो तो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट से हो जाते हैं, यानी खुश हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए होगे आंखें मुंह में फिर, ऐसा करके या तुम्हारी दंतुली मुस्कान तक है। तब रखी और एकटक निहारते शिष्य को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह एकटक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे? अपलक मतलब बिना पलक झपकाए देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो इसलिए हिलना डुलना छोड़कर एकटक देखने लगे हो? अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह ना देखूं? ऐसा लेखक कवि जो है वो बच्चे से बोल रहे हैं। कवि कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में ना मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह तस्वीर मुस्कान ना देख पाता, ना ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। ठीक है, लास्ट है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन। इसका कवि नए दांतों वाले शिशु को संबोधित करके कहता है, तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी माँ भी तुम्हें जानकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों में अलग कुछ पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक अन्य व्यक्ति सा गया हूँ, मतलब कि मैं अलग हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ और चला जाऊंगा, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ धन्य है जो एक दूसरे के पास है। ठीक भी है प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संपर्क ही कितना है, बहुत कम। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती रहती है और वात्सल्य भरा जीवन प्यार देती रहती है। तुम जब तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती हैं, तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सच कहूं, तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है, मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ। कवि ने ऐसा बताया। ठीक है, अभी आज टाइम देखो बेटा, आज है टाइम तो आगे का करें। चलो ये चैप्टर आज हो गया है, इसके बाद हाँ पत्र भी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखने को नहीं दिया, नहीं दिया ना, एक पढ़ने के लिए दिया और एक लिखने के लिए दिया, अपना वो ले जो किया है। वो अलग होमवर्क कर लेना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका ये जो तीसरा वाला है वो करके और इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर हम लोग ग्रामर करेंगे, या फिर आपको अगर रहेगा तो ये सादा सादा वाला आपको जो सही लगेगा कि मुझे ये पहले चाहिए वही मैं करा दूंगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ही बता देना आपको स्कूल में जो इम्पोर्टेंट लग रहा होगा कि पहले क्या करना है, तो मुझे बता देना नेक्स्ट लेक्चर, नहीं तो मैं वो बुक नहीं ले आऊंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और कर लेना।